हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जब समझेंगे चैप्टर बैंकिंग वाला, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने मनी चैप्टर ख़त्म किया था। अब हम समझेंगे बैंकिंग। तो समझिएगा, कंप्लीट चैप्टर करेंगे हम इसमें। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी इज एन वन विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन्स द एक्सेप्टिंग द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। देखिए, एक कमर्शियल बैंक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक। आपने सुना होगा एक आरबीआई आपने सुना होगा, और दूसरा पे कमर्शियल बैंक ना सुन करके छोटे छोटे बैंकों के नाम सुने होंगे, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके कमर्शियल बैंक ही है। इनका मेन काम क्या होता है? देखिए, एक ब्रैकेट में लिख रखा है, द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ये जो बैंकिंग है वो इसलिए काम करती है, इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है पैसे को लैंड करना और इन्वेस्टमेंट करना, और डिपॉजिट ऑफ मनी फॉर द पब्लिक्स रीपेबल ऑन डिमांड। तो इनका जो मेन काम क्या होता है कि जो भी डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करना है, और जिन लोगों को नीड होती है पैसों की उनको क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ लोन देना होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख रखा है ना, यहाँ पे कि वर्ड, हाँ ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। जो पब्लिक पैसा डिपॉजिट करती है उसको डिपॉजिट करती है, और रीपेबल ऑन डिमांड, जैसे जिन लोगों का डिमांड आता है उसको पेमेंट करती है। अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय द चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर अदरवाइज, या तो उसको ड्राफ्ट के साथ या फिर चेक के साथ उसको क्या किया जाता है, विड्रॉल किया जाता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? तो जैसे कि हम समझना, कमर्शियल बैंक तो क्या होता है, जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और जब पब्लिक अपना पैसा डिमांड करती है तो उसको डिमांड दे देती है, उसमें पैसा दे देती है। अब प्राइमरी फंक्शन की बात करें, सबसे पहले आता है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जो पब्लिक है वो डिपॉजिट कराती है पैसा, उसको डिपॉजिट मतलब अपने पास रखती है। तो वो रखा है, अ बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक्स। पब्लिक कैन डिपॉजिट देयर कैश और चेकेबल डिपॉजिट एंड नॉन चेकेबल डिपॉजिट। या तो वो इसके साथ डिपॉजिट कर सकती है, चेक के साथ में या फिर नॉन चेक के साथ में। चेकेबल डिपॉजिट आर दोज अगेंस्ट विद चेक कैन बी इशूड। चेकेबल डिपॉजिट क्या होते हैं? जो कि अगेंस्ट विद विच चेक कैन बी इशूड, जिसके अगेंस्ट में क्या चेक को इशू किया जाता है। ठीक है ना? एंड देयर फॉर मनी कैन बी विड्रॉन, और उसको पैसा क्या कर लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है एनी टाइम। और नॉन चेकेबल क्या होता है? नॉन चेकेबल होता है डिपॉजिट आर दोज अगेंस्ट विच चेक कैन नॉट बी इशूड, इसके बदले में क्या है, चेक इशू नहीं किया जाता, तो फिर ड्राफ्ट से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारे डिपॉजिट देखिए, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। एक इसका फंक्शन होता है एडवांसिंग लोन। अनदर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक टू एडवांसिंग लोन। जिन व्यक्तियों को लोन की आवश्यकता होती है वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। बहुत सारे पर्पस होते हैं उसके, तो ठीक है ना। और बैंक लोन, होम लोन, मैरिज लोन, बहुत सारे लोन्स होते हैं। ठीक है, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो बहुत ध्यान से समझना। 5 हाईएस्ट मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन ये आ चुका है। ये 3 मार्क्स में भी आ चुका है, ये 4 मार्क्स में भी आ चुका है, 5 में भी आ चुका है, 6 में भी आ चुका है। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। CRR क्या होता है? देखिए, बोल रखा है क्वेश्चन में, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। कमर्शियल बैंक किस प्रकार से पैसा कमाती है ये समझ लीजिए, या फिर कैसे क्रेडिट क्रिएशन करती है। तो एवरी कमर्शियल बैंक अंडर द लॉ टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक मिनिमम परसेंटेज इट्स डिमांड एंड इट्स डिपॉजिट। देखिए, CRR क्या है कि लॉ के अंदर बता रखा है कि सेंट्रल बैंक को एक मिनिमम परसेंटेज बैंक के पास रखना पड़ेगा। द परसेंटेज आर कॉल्ड CRR, उसी को CRR बोलते हैं। अ हाई CRR मीन्स मोर रिजर्व एंड लेस लोन। हाई CRR का मतलब है ज़्यादा पैसा बैंक के पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो कम पैसा हम क्या कर सकते हैं, लोन के फॉर्म में देंगे हम, लोन हमारे पास कम बचेगा। बाय चेंजिंग CRR चेंजिंग से क्या होता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल द लैंडिंग कैपेसिटी एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें वो रखा है इनिशियल बेस प्रोसेस। पहले में क्या है, 100 रुपये डिपॉजिट कराए, 20% CRR रखा, मतलब 20 रुपये CRR रख दिए, बचा क्या, 80 रुपये लोन के फॉर्म में बचा। अब जब 80 रुपये लोन के फॉर्म में बचा तो कमर्शियल बैंक 80 रुपये लोन के फॉर्म में दे देगी, उसका भी 20% आपको रखना पड़ेगा, बचा 64 रुपये। 64 रुपये का यदि बैंक के CRR रखेगी तो 12.80 रुपये CRR रखेगी, बचा कुछ फिर से लोन में दे देगी। इस तरीके से राउंड चलता चला जाएगा। तो
टोटल डिपॉजिट समझ में आएगा कि हमने टोटल डिपॉजिट कितना कर दिया। तो देखिए फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए, इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू, ठीक है। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना करवाया था बेटा, 100 रुपये करवाया था, और 100 रुपये का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/20% से, तो आंसर आएगा इसका 500। जिन पे नहीं निकालना आता वो थोड़ा सा करके देखिएगा, वैसे साइड में ये दे रखा है यहाँ पे निकाल करके, ठीक है ना। आगे फिर आता है इसका ट्रांसफर फंड, ट्रांसफर ऑफ फंड, ठीक है। ये फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ मैं, 4 फंक्शन हो जाएंगे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। तो ट्रांसफर ऑफ फंड का क्या मतलब है, कमर्शियल बैंक आर ऑल्सो कॉल्ड एबल टू ट्रांसफर फंड टू द कस्टमर्स। कमर्शियल बैंक फंड को भी ट्रांसफर करती है किसको, कस्टमर तक में, जैसे चेक से, ड्राफ्ट से, क्रेडिट, कैश, कैश एंड ऑर्डर, ईटी से। ध्यान रखना फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक से एमसीक्यू बन चुका है पीवाईक्यू में, जो बच्चों ने थोड़ा एनालाइज किया हो तो समझ में आएगा। फिर आता है एजेंसी फंक्शन। इन मॉडर्न टाइम कमर्शियल बैंक ऑल्सो एक्ट एन एजेंट ऑफ द कस्टमर, ये कस्टमर का एजेंट भी है। दे एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर्स फ्रॉम वेरियस शेयर होल्डर्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंपनीज। जब जो कस्टमर्स होते हैं वो जब शेयर्स खरीदने जाते हैं, बैंक के द्वारा भी शेयर्स खरीदे जाते हैं, तो बैंक तो शेयर इशू नहीं करती, बैंक क्या करती है, बैंक शेयर मार्केट से शेयर खरीदती है, तो एक एजेंट के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अब हम समझते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बैंक है, डेट कंट्रोल एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखती है, एक सोल एजेंसी है, मतलब ऐसा कोई और नहीं है इसका, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ध्यान रखना। ये सोल एजेंसी है किस चीज़ के लिए, नोट इशूइंग इन अ कंट्री। पूरे हमारे भारत देश में नोट इशू करने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है, इसलिए सोल एजेंसी बोला गया है। इट सर्व द बैंकिंग, इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहलाता है, कंट्रोल करता है पूरी मनी सप्लाई को हमारे इंडिया में, ठीक है। इन इंडिया रिजर्व बैंक है, ऐसे ही इन इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका में फेडरल बैंक है। तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई होता है सब जगह पर, सब जगह अलग अलग है, ठीक है। सिस्टम ऑपरेट द सेंट्रल बैंक, पूरे सिस्टम को कौन कंट्रोल करके रखता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करके रखता है, और आगे की कोई खास आवश्यकता नहीं है, वैसे बोल रखा है। फर्स्ट सेंट्रल बैंक जो सेटअप हुआ था 1668 में स्वीडन में हुआ था, ठीक है ना। और सैमुअल्सन के द्वारा एक बात बोली गई है, एवरी सेंट्रल बैंक हैज वन फंक्शन, इट ऑपरेट टू कंट्रोल इकोनॉमी एंड मनी सप्लाई, और क्रेडिट को कंट्रोल करके चलता है। अब आते हैं फंक्शंस के बारे में। देखिए 2019 से 2020 से पहले की बात करें तो पेपर में क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। तो अब नहीं है, अब क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आपको वो खुद देगा और आपको अब बताना है। पहले तो आप कुछ भी लिख देते थे, अब आपको बोलेगा जैसे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बैंकर टू द गवर्नमेंट, अब ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन भी मैं दिखा दूंगा, पेपर एग्जाम आते ही मैं आपको दिखाने लग जाऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए इशूइंग ऑफ नोट का क्या मतलब है, सेंट्रल बैंक के पास एक एक्सक्लूसिव राइट है, मोनोपोली राइट्स है कि कोई और नहीं कर सकता इस नोट को जारी, तो सिर्फ इसके पास ही अधिकार होता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट की बात करूं तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, बैंकर है, एजेंट है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर है गवर्नमेंट के लिए कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ नहीं आएगा, ये बैंक बताती है गवर्नमेंट को। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट टू मैनेज द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के भी जितने भी अकाउंट है उसको भी मैनेज कौन करता है, यही आरबीआई करता है। एज एन एजेंट द गवर्नमेंट बाय एंड सेल एंड सिक्योरिटीज, जो एज अ एजेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, तो वो जो इशू करती है उसका पैसा कौन कहाँ पे जाएगा, कौन जारी करेगा इसकी सिक्योरिटीज को, तो बैंक जारी करती है, इसकी सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम करती है। बैंकर्स बैंक इट इज एन एपेक्स बैंक ऑल द बैंकिंग इन द कंट्री, मतलब कि ये सभी बैंकों का बैंक कहलाता है, क्योंकि देखिए कमर्शियल बैंक में जैसे मैं नाम बताया था, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन सबका अकाउंट कहाँ पर है आपका, आरबीआई पे। तो इन सब बैंकिंग कमर्शियल बैंक को सिस्टम को कौन कंट्रोल करके रखता है, आरबीआई कंट्रोल करके रखता है। फिर आता है इसका सुपरविजन ऑफ द बैंक्स, विच मीन्स सभी बैंक का सुपरविजन करता है, देख रेख करता है। एज अ बैंकर द सेंट्रल बैंक ऑल्सो सुपरविजन द कमर्शियल बैंक लाइक लाइसेंसिंग एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच कमर्शियल बैंक, यदि किसी बैंक को लाइसेंस चाहिए आरबीआई से कॉन्टेक्ट करेगा, यदि उसको ब्रांच को ब्रॉड करना है बढ़ाना है तो आरबीआई से कॉन्टेक्ट करेगा। कुल मिलाकर के सुपरविजन का जो काम है वो किसके पास है, आरबीआई के पास होता है। देन आता है
कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये बैंक का मेन काम भी होता है आरबीआई का कि ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में फ्लो ना हो जाए, इसलिए कंट्रोल करके रखती है। इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन मनी सप्लाई बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल, कि पूरे इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए और ना ही डिफ्लेशन हो जाए। इन दोनों सिचुएशन को कॉप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कंट्रोल फंक्शन को करती है। देन आता है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। इसका मतलब है समझते हैं, वैसे इसमें इसको नाम चेंज कर लेना है, इसका जो अब आता है वो आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से। तो सेंट्रल बैंक है जो कि कलेक्ट करता है क्या, फॉरेन करेंसीज को। यहाँ पे एक वर्ड है, इसको पढ़ना आप लोग, ठीक, करेंसीज एंड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करके रखता है, इसको बोलते हैं हम लोग कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब आता है हमारा हाउ डज सेंट्रल बैंक फ्लो ऑफ क्रेडिट। किस प्रकार से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है किसको, फ्लो ऑफ क्रेडिट को। जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा चला गया उसको कैसे कंट्रोल करेगी, और वहीं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के। तो देखिए प्रिंसिपल जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो दो हैं हमारे, एक तो है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो पहले हम समझेंगे क्वांटिटेटिव है क्या। देखिए पहले आता है आपका बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है, बैंक रेट एक ऐसा रेट है, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। इसमें आरबीआई क्या करती है, लोन देती है किसको, कमर्शियल बैंक के। जिस रेट पे देती है वही क्या कहलाता है, बैंक रेट कहलाता है। और वो रखा है इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक रेट बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट आपका बढ़ेगा या घटेगा तो मार्केट रेट भी बढ़ेगा या घटेगा। तो उसी हिसाब से क्या है, देखिए यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट को बढ़ा देना पड़ेगा। वहाँ से लाइन थोड़ा समझिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये ना, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज। अब हम यदि लोन लेने जाएंगे, रेट पहले से बढ़ा हुआ है तो लोन हमको महंगा पड़ेगा, तो लोन हम नहीं लेंगे। तो क्या करेगा, इंक्रीज इन बैंक रेट। और टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट, और फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और वहीं यदि हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो बैंक रेट को कम कर दो, लोग लोन लेना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया बैंक रेट। अब आते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। जब गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज को सेल करती है, खरीदती है, बेचती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में थ्रू सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, द सेंट्रल बैंक विड्रॉ द कैश बैलेंस फ्रॉम द इकोनॉमी। यदि जब सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जब सिक्योरिटी सेल करती है तो पैसा शो कर लेती है इकोनॉमी में से, इकोनॉमी में से पैसा आ जाता है। और जब पैसा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, सिक्योरिटी बेचा, लोग सब पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा क्योंकि खरीद लेंगे उसको, सिक्योरिटीज को। और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे, उसको बेच देंगे हम, किस चीज़ को, सिक्योरिटीज को बेच देंगे, ठीक है। वो रखा है इफ कैश बैलेंस आर इंक्रीज फ्लो ऑफ क्रेडिट टू बी इंक्रीज बाय द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ध्यान रखना, इफ कैश बैलेंस आर इंक्रीज, कैश बैलेंस यदि बढ़ रहा है तो फ्लो ऑफ कॉस्ट क्रेडिट विल बी इंक्रीज, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीपल इफेक्ट पड़ते चले जाएंगे इस पर, और ऐसे ही इसका उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका सीआरआर। तो मैंने आपको बता दिया, वैसे चलो बता देते हैं, पहले बता तो दिया था। सीआरआर का मतलब होता है एक मिनिमम परसेंटेज बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का रखना पड़ता है, किसके पास, आरबीआई के पास। यदि सीआरआर बढ़ा देंगे मतलब ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। जब ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास हम रख देंगे तो कमर्शियल बैंकिंग के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, और जब लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। वहीं सीआरआर घटा देगी तो अब क्या है, कम पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ज़्यादा लोन बचेगा, ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में फ्लो कर देंगे तो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। फिर आता है आपका एसएलआर। एसएलआर मतलब एवरी बैंक रिक्वायर मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ असेट्स फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म असेट आर कॉल्ड एसएलआर। अपने पूरे डिपॉजिट का बैंकों को क्या है, एसएलआर फॉर्म में रखना पड़ता है, लिक्विडिटी फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। जैसे क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने जो डिपॉजिट करा रखा है, कोई भी व्यक्ति डिमांड डिपॉजिट करने आ गया तो हम किसको देंगे, तो लिक्विड के फॉर्म में कहने का मतलब है या तो गोल्ड हो या कैश हो, कैश या कैश के बराबर जिसको बोलते हैं हम, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। फिर आता है हमारा बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, किस प्रकार से कंट्रोल करेगी। पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन गारंटीड।
मतलब जैसे एग्जांपल समझते हैं, सपोज अ पर्सन मॉर्गेज आर्टिकल्स ऑफ 1000 विद द बैंक, गिव हिम लोन 800 रुपीज। यदि किसी व्यक्ति को लोन चाहिए 800 रुपये का, यदि उसको लोन चाहिए तो 1000 रुपये उसको पास रखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट इन द केसेस 200%, 200% का है। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि यदि आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जितना लोन आपको चाहिए और जितना आपको लोन ऑफर किया जा रहा है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है, राशनिंग क्रेडिट इज अ फिक्सेशन ऑफ कोटा डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए अलग अलग कोटा सेट कर रखा है किसने, आरबीआई ने। विच मीन्स छोटा यदि बिजनेस है तो छोटा लोन मिलेगा, बड़ा बिजनेस है तो बड़ा लोन मिलेगा। ये डिपेंड करता है साइज और नेचर पर बिजनेस के। तो बोल रखा है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज है डिफरेंट डिफरेंट फिक्सेशन ऑफ कोटा। ठीक है। आगे डायरेक्शन एक्शन। डायरेक्शन एक्शन का क्या मतलब है कि ये डायरेक्शन बताता है किस चीज का। द सेंट्रल बैंक में इनिशिएट द डायरेक्शन एक्शन ऑफ द मेंबर्स इन द केस डू नॉट कंपाइल द डेरिवेटिव्स। डायरेक्ट एक्शन इंक्लूडेड डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक एज मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम बाय द सेंट्रल बैंक। कुल मिला के बोल रखा कि जो इसके थ्रू क्या करता है, कंपनी बोलो आरबीआई कमर्शियल बैंक को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है कि कहाँ पे पैसा कितना फ्लो करना है इकोनॉमी में, कहाँ पे पैसा नहीं करना है। फिर आता है मोरल शोषण। मोरल शोषण का क्या मतलब कहलाता है, द सेंट्रल बैंक मेक द मेंबर्स बैंक एग्री टू द प्रिकॉशंस और क्या है प्रेशर टू फ्लो ऑफ डायरेक्टिव फ्लो ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है। द मेंबर्स बैंक जनरली डू नॉट इग्नोर द एडवाइस। कुल मिला के बोल सकते हैं एक एडवाइजरी रोल, एक एडवाइस फ्लो करती है आरबीआई कि कितना पैसा हमको इकोनॉमी में फ्लो करना है, कितना हमको नहीं करना है, कब हमको अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाना है। हमको लिबरल का मतलब होता है उदारवादी इकोनॉमी, कि कब हमको फ्लो ऑफ क्रेडिट देना है इन्फ्लेशन के टाइम पे और कब लोगों के पास से पैसा लेना है। ठीक है। और ये आपका एक रेपो रेट दे रखा है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक बैंक रेट है जिसमें क्या करता है, आरबीआई ऑफर लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड। ध्यान रखना बैंक रेट रेपो रेट दोनों सेम ही है, बस बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट छोटे समय के लिए होता है। वही रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन पुश देयर सरप्लस फंड टू द सेंट्रल बैंक। मतलब जब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड ज़्यादातर पैसा आरबीआई के पास गिफ्ट करके रख देता है, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है कौन, आपका आरबीआई। अब क्योंकि ज़्यादा पैसा यदि उसके पास रख देंगे, क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा। कम पैसा बचेगा तो कम लोन जाएगा इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, और इसका उल्टा। उम्मीद करता हूँ आपको बैंकिंग चैप्टर वाला समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। शेयर कर देना दोस्तों के साथ जिनका अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है, बचा है इनका रिवीजन। अब हम अगला चैप्टर लेके आएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला। थैंक यू।